कविता अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के साथ अपनी दूसरे नंबर की बहू श्रेया और अपने बेटे पंकज की आरती उतारकर उनका घर में स्वागत करती है। जिसके बाद जैसे ही श्रेया घर में आने लगती है तो मीनाक्षी अपनी जेठानी होने का हक दिखाते हुए कहती है, अरे अरे रुकिए देवरानी जी, ऐसे ही नहीं अंदर आने दूंगी अपनी देवरानी और देवर जी को। पहले मेरा नेक दीजिए। क्या भाभी, अब आप ऐसे करोगी अपने प्यारे देवर के साथ? हाँ मैं बड़ी हूँ, मेरी माननी तो पड़ेगी ही आपको। लेकिन जेठानी जी, पंकज जी ने तो बताया था कि आपकी उम्र मेरी ही जितनी है, तो आप बड़ी कैसे हुई? बहू, जिस जगह रिश्ते बड़े होते हैं उस जगह उम्र एक बराबर भी होती है या छोटी होती है तो फर्क नहीं पड़ता। मीनाक्षी तुम्हारी जेठानी है, अगर वो तुमसे उम्र में छोटी भी होती तो रिश्ते में बड़ी होने के कारण तुम्हें उसको सम्मान देना ही पड़ता। सही कहा माँ जी ने। अब देवरानी जी जल्दी से मेरा नेक दो, तभी मैं अंदर आने दूंगी आपको और देवर जी को। पंकज और श्रेया मिलकर मीनाक्षी को नेक दे देते हैं। जिसके बाद मीनाक्षी अपनी देवरानी और देवर को घर में आने देती है और दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जब श्रेया तैयार होकर आती है तो सबसे पहले वो आकर अपनी सास कविता के पैर छूती है, लेकिन मीनाक्षी के नहीं छूती। ये देखकर मीनाक्षी कहती है, देवरानी जी आपकी जेठानी भी यहीं खड़ी है, आपने मेरे पैर क्यों नहीं छुए? ये मेरी जेठानी तो अपने रिश्ते में बड़े होने का बहुत ही रोब झाड़ती है। मेरी ही उम्र की है, लेकिन इज्जत इसको बुजुर्गों वाली चाहिए। श्रेया बहू, छू दे इसके भी पैर। वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए अच्छा ही होता है। श्रेया अपनी जेठानी के पैर छूती है और फिर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है। कुछ देर में श्रेया सबके लिए हलवा बनाकर लाती है, जिस पर कविता, पंकज और मीनाक्षी हलवे को चख कर उसकी खूब तारीफ करते हैं और मीनाक्षी अपनी देवरानी को नेक देते हुए कहती है, ये लो देवरानी जी, मेरी तरफ से नेक। आपने बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है। मुझे खुशी है मेरी देवरानी के हाथों में इतना स्वाद है। शुक्रिया जेठानी जी। चलो यार, मेरी जेठानी इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा बहू, ये ले तेरा नेक। और हाँ, शाम को तेरे देवर मयंक और जेठ शंकर आ रहे हैं तो खाने में कुछ अच्छा सा बना देना, दोनों देवरानी जेठानी मिलकर। जी माँ जी। शाम होते होते दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लगती है, लेकिन कुछ ही देर में शहर के बहुत बड़े सिटी हॉस्पिटल से कॉल आता है। कविता बिना देरी किए मीनाक्षी और सभी घर वालों के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां पर कविता का छोटा बेटा मयंक ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। इतने में वो अपने घर वालों को आते देखता है और अपनी माँ कविता को गले लगाकर रोते हुए कहता है, माँ देखो ना, शंकर भैया ने मुझे बचाने के चक्कर में अपना क्या हाल कर लिया। क्या मतलब देवर जी, क्या हुआ है इनको? आखिर बात क्या हुई है, हुआ कैसे ये सब? भाभी, हम दोनों घर आ रहे थे, अचानक ही हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। भाई ने तो मुझे गाड़ी से कुदवा दिया, लेकिन खुद समय रहते नहीं निकल पाए और गाड़ी सीधा पुल के नीचे गिर गई। ये सुनकर मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और शंकर को ना बचा पाने का अफसोस जताते हैं। ये सुनकर तो मानो मीनाक्षी अपने होश खो बैठती है और जोर जोर से रोते हुए बेहोश हो जाती है। श्रेया अपनी जेठानी को संभालते हुए घर लाती है। कुछ ही देर में शंकर की बॉडी के साथ सब घर आते हैं। कविता, पंकज और मयंक शोक सभा में बैठे हुए थे, तो वहीं मीनाक्षी की हालत देखते हुए श्रेया उसके साथ थी। कुछ देर में पूरा परिवार शंकर का अंतिम संस्कार करके घर आता है, जहां मीनाक्षी की अधमरी हालत देखकर कविता अपने परिवार से कहती है, मीनाक्षी बहू ने तो खुद को ऐसे ही खत्म कर लेना है शंकर की यादों में। पहले ही वो कमजोर है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। शंकर से तो 5 साल छोटी है मयंक की उम्र की। बताओ, इस छोटी सी उम्र में अपने पति को खो दिया, कैसे जिएगी वो? हाँ माँ जी, मुझे भी जेठानी जी की बहुत फिक्र हो रही है। ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, बस रोती ही रहती हैं। मुझसे भी भाभी की हालत देखी नहीं जाती, कुछ तो करना होगा माँ। मैं भाभी को लेकर आता हूँ उनके कमरे से। छोटी भाभी, आप खाना लगाओ। मयंक अपनी भाभी मीनाक्षी के कमरे में जाता है, जहां वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मयंक कहता है, पता है भाभी, जब मैं और भैया साथ में आ रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दुनिया में एक इंसान है जिसके चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, और वो है आप। उन्होंने कहा अगर उनकी मीनाक्षी नहीं हंसेगी
तो उनको कहीं शांति नहीं मिलेगी। काम पर भी वो पूरा दिन आपकी हंसती हुई फोटो को निहारा करते थे। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखें झलक जाती हैं और वो मयंक के गले लगकर खूब रोती है। लेकिन कुछ देर बाद वो मयंक के साथ बाहर खाने की टेबल पर खाना खाने आती है। ये देखकर सबको एक उम्मीद मिलती है कि मयंक ही है जो मीनाक्षी को पहले जैसी चुलबुली बना सकता था। समय बीतता है। समय के साथ मीनाक्षी मयंक के साथ समय बिताने के चक्कर में अपने गमों को भूल रही थी। लेकिन उसकी कम उम्र को देखते हुए कविता एक शाम मीनाक्षी और मयंक की गैर मौजूदगी में अपने परिवार से कहती है, मीनाक्षी बहू भले इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन उम्र में वो अभी भी छोटी है, तो मैंने सोचा उसकी दूसरी शादी करा दे ताकि उसकी बेरंग जिंदगी में वापस से खुशियाँ आ सके। पर माँ जी, जेठानी जी इसके लिए कभी नहीं मानेंगी। वो इस घर से कभी दूर नहीं होना चाहती। हाँ माँ, श्रेया सही कह रही है। और भाभी ही क्या, हम भी नहीं रह सकते उनके बिना। उन्होंने इस घर की बहू होने के सारे फर्ज निभाए। हम भी नहीं चाहते कि वो इस घर से जाए। मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपनी मीनाक्षी बहू को कहीं भेजूं, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम मयंक की शादी मीनाक्षी से कर दे। क्या? मेरी जेठानी मेरी देवरानी बनेगी? लेकिन माँ जी, इसके लिए वो दोनों कभी नहीं मानेंगे। जानती हूँ, इसलिए श्रेया बहू तुझे ही अपनी जेठानी को अपनी देवरानी बनाने के लिए मनाना होगा। और पंकज तू मयंक को समझाएगा और मनाएगा उसे। पर माँ जी, शाम के समय श्रेया अब अपनी सास के दिए काम को करने के लिए अपनी जेठानी के कमरे में जाकर उससे कहती है, जेठानी जी एक बात कहूँ, आपको पता है मयंक की शक्ल जेठ जी से कितनी मिलती है ना? ये भी कोई कहने वाली बात है? दोनों भाई हैं, शक्लें तो मिलेगी ही। और शंकर जी तो मुझसे कहते थे कि मयंक उनकी परछाई है। दोनों का स्वभाव भी एकदम एक जैसा है। तो जेठानी जी, जब आपको लगता है कि मयंक जेठ जी के जैसे ही हैं, तो उनको जेठ जी की जगह दे दो। हम चाहते हैं आप मयंक से दूसरी शादी करके इस घर की बड़ी बहू से छोटी बहू बन जाएं। क्या बकवास कर रही हो श्रेया? तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मयंक के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इतने में दरवाजे से मयंक, पंकज और कविता के साथ उसके कमरे में आता है और मीनाक्षी का ये जवाब सुनकर मयंक कहता है, क्यों नहीं सोच सकती आप? मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन जब पंकज भैया ने मुझसे इस बारे में बात की तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। यूं अकेले जिंदगी गुजारते शंकर भैया आपको खुश देखना चाहते थे और मैं भी आपको हर खुशी देना चाहता हूँ। हाँ, देवर बनकर मेरी कुछ हदें हैं, लेकिन अगर मैं आपका जीवन साथी बन जाऊंगा तो अपने भाई की इस ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगा। मैं कोई शंकर जी की जिम्मेदारी नहीं थी। उनके ना रहने पर जो उसे तुम पूरा करो। शादी समझौता नहीं होता, जिंदगी भर का साथ होता है। और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही कुर्बान नहीं करने दूंगी मयंक। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर रहा, बल्कि बेहतरीन बना रहा हूँ। आपके साथ रहकर मुझे आपसे लगाव हुआ है और वो लगाव देवर भाभी वाला नहीं है। इसीलिए मुझे एक मौका दे दीजिए, क्योंकि ये कोई मजबूरी में जुड़ा रिश्ता नहीं है मेरे लिए। मेरी खुशी शामिल है इसमें। मान जाइए जेठानी जी, मयंक आपके लिए सही जीवन साथी है। वैसे भी आपकी शादी को समय ही कितना हुआ था। इतनी सी उम्र में ये सब झेला है आपने। अब बस मान जा बहू, मेरी बड़ी बहू से छोटी बहू बनने के लिए। सबके मनाने के बाद मीनाक्षी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ समय बाद मयंक और मीनाक्षी की शादी करवा दी जाती है। जिसके बाद जब कविता अपनी बहू का स्वागत करती है तो मीनाक्षी को अंदर आते हुए श्रेया रोकती है और कहती है, आहा, ऐसे अंदर नहीं आने दूंगी। मेरी भूतपूर्व जेठानी उर्फ अब बनी देवरानी जी, चलिए देख दीजिए मुझे। लो भाई, अब तो मीनाक्षी बहू तो जेठानी नहीं देवरानी है श्रेया बहू की, तो इस नाते तुझे भी अब अपनी जेठानी को नेक और सम्मान देना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है माँ जी। मैं खुशी खुशी अपनी जेठानी जी को सम्मान और प्यार दूंगी, क्योंकि रिश्ते बदलते हैं लेकिन उनमें प्यार हमेशा वही रहेगा जो है। श्रेया की जेठानी अब रिश्ते में उसकी देवरानी थी, लेकिन इन सारी घटनाओं में अब दोनों के बीच का प्यार बहनों जैसा था, जिसके चलते रिश्ते बदलने से उनके प्यार में कोई बदलाव नहीं आया।